दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग 2023 का जो 2023 का कक्षा 10 का बोर्ड का पेपर है, उसका DF नामक ये पेपर कोड का 20 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको हम बताए हैं कि लास्ट ईयर के कम से कम 15 से 20 सेट का क्वेश्चन पेपर यानी 20 प्रश्नों का जो श्रृंखला है, जो हर एक साल पूछा गया है पिछले सालों में, उसका हम हल करवाएंगे। अगर आप उसको बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न, यानी कि आप मान के चलिए 15 से 19, 18-19 तक के क्वेश्चन जो है वहीं से मिल जाएंगे, और बाकी आप अलग से तैयारी करते रहिए, ठीक रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कुछ ट्रिक भी बताएंगे कि कौन कौन सा प्रश्न किस तरह से। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो बार बार उसी को रिवीजन किए जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं व्याकरण का जो 10 प्रश्न है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में। आप उसको पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। उस ट्रिक में बताऊंगा कि व्याकरण के 10 प्रश्न में तो आपका एक भी गलत होगा ही नहीं। एक ट्रिक मैं बताऊंगा, क्योंकि 10 प्रश्न गद्य साहित्य के 5 प्रश्न गद्य साहित्य के इतिहास से, 5 प्रश्न पद्य साहित्य के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो 10 प्रश्न की तो कोई गारंटी मतलब 100% गारंटी नहीं दिया जा सकता 10 में 10 सही हो जाएगा। हो सकता है एक आध प्रश्न कहीं ऐसा पूछ दे जो शायद आप न जानते हो या इन सब वीडियो में न मिले। लेकिन जो 11 से 20 प्रश्न यानी 10 प्रश्न जो है वह तो निश्चित तौर पर कुछ उसका ट्रिक है कि मैं आपको बताऊंगा, उसको मिल जाएगा। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका ये जो है पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? पूछ रहा है हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है। ठीक है ना। तो आपको ये बताना हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है। 4 विकल्प आप देखिए, थोड़ा सा आप अपने तरफ से प्रयास करिए। हम तो उत्तर बताएंगे ही, लेकिन थोड़ा अपने तरफ से प्रयास करिए। क्या मुंशी प्रेमचंद हैं, या बाबू गुलाब राय हैं, या इलाचंद जोशी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं? कौन है हंस पत्रिका के प्रथम संपादक? ठीक है ना। तो आप इसको बताइए। तो आपका इसका पहला ही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि प्रेमचंद। प्रेमचंद इसके संस्थापक भी थे। क्या थे? इस पत्रिका के संस्थापक भी थे और प्रथम संपादक भी थे। दोनों तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? आपको यह बताना है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। क्या रांगे राघव हैं, क्या धर्मवीर भारती हैं, क्या भगवती चरण वर्मा है, या मनु भंडारी हैं? कौन है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? आपको ये बताना है। तो आपका समय ज्यादा न लेते हुए आपको सीधा हम उत्तर पर ले चलते हैं। आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के तरफ। जहां आवश्यकता होगी हम सभी विकल्पों पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। जहां आवश्यकता नहीं वहां कोई बात नहीं है, लेकिन जहां आवश्यकता होगी सभी विकल्पों पर चर्चा किया जाएगा। चलिए आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आपको यह बताना है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। क्या कहानी है, या आत्मकथा है, या उपन्यास है, या फिर निबंध है? नीड़ का निर्माण फिर। तो आप जरूर एक बार दिमाग पर जोर डालें, ये क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि है क्या, और फिर मैं बताऊंगा ये किसकी रचना है। तो ये आपका है आत्मकथा। क्या है? ये आत्मकथा है। और ये आत्मकथा किसका है? हरिवंश राय बच्चन का। किसका है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय ये बच्चन की क्या है? ये आत्मकथा है। और ये आत्मकथा कितने भाग में है? तो 4 भाग में। प्रश्न ये भी बन सकता है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग में है? तो 4 भाग में है। कौन कौन है आप ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो कौन कौन है आप इसको जानिए कि कौन कौन है। देखिए आपका है क्या भूलूं क्या याद करूं। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्या भूलूं, मैं बताया हूं कि हर एक विकल्प पर आपको चर्चा करूंगा। क्या पता
कि कौन सा प्रश्न आ जाए। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है ना। एक तो ये है। उसके बाद दूसरा आपका है नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है ना। उसके बाद है बसेरे से दूर, क्या है, वसेरे से दूर, ठीक है ना। उसके बाद क्या है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान, सोपान तक। आप इसको बेटा लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस साल ये पूछ दिया कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, अगले साल ये पूछा जा सकता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की है, बसेरे से दूर किस विधा की है, 10 द्वार से सोपान तक किस विधा की है, या ये किसकी रचना है, इसमें से चारों में से किसी एक का नाम देकर पूछ सकता है। तो कई तरह से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए आप इसको नोट कर लें, ठीक है ना। अगर नोट किए हो तो कोई बात नहीं है, अगर न नोट किए हो तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए आइए प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, चेखव एक इंटरव्यू, यह एक पुस्तक है, एक रचना है, आपको ये बताना है ये रचना किसकी है। चेखव एक इंटरव्यू, ये रचना किसकी, आपको ये बताना है। क्या राजेंद्र यादव का है, या रामविलास शर्मा का है, या प्रभाकर माचवे का है, या फिर देवेंद्र सत्यार्थी का है। तो आप सही विकल्प बताइए, मैं आपको बता रहा हूं सही विकल्प क्या है, ठीक है। तो यह आपका यही विकल्प सही है, ये राजेंद्र यादव की ये रचना है। ये चेखव एक रूसी लेखक थे, उनके कहानियों के बारे में, प्रख्यात वहां के कहानीकार थे, उनके बहुत सारे तथ्यों के बारे में और कहानियों के बारे में जानकारी दी है, ठीक है ना। राजेंद्र यादव की ये रचना है, ठीक। अगला है दुर्स्वामिनी नाटक के रचनाकार क्या है। मैं कहूं तो ये कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न अगर जिसको न आए उसको हाई स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आसान प्रश्न कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, अब मैं सीधे आपकी इसका उत्तर बता देता हूं, अगर नहीं मालूम है तो आप अपना एक बार समीक्षा करिएगा कि हम क्या जानते हैं। दुर्स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है, और इनका अंतिम नाटक माना जाता है। क्या माना जाता है, अंतिम नाटक माना जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में इनके 2 नाटकों का नाम और जरा लिख करके हमको दे दीजिएगा, ताकि हम जान सकते हैं कि आपकी तैयारी क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल की रचना है, रीतिकाल की कौन सी रचना है। तो आगे बढ़ने से पहले एक आपसे मैं बताना चाहता हूं, जो मैं आपको बताया हूं कि करीब करीब 400 से प्लस प्रश्न आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा परीक्षा के पहले, ये बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। तो और इसका वीडियो कंटिन्यू पड़ रहा है चैनल पे, ज्ञान कोश एजुकेशन पे। तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और अगर अपने दोस्तों से वास्तव में प्यार करते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि यह यहाँ से जो दिया जाएगा वह और कहीं से नहीं मिल रहा है। आप पूरा जो भी पढ़ा रहे हैं, जितने भी सर लोग, हालांकि सभी लोग अपने अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या कोई खराब पढ़ाता है, लेकिन मैं कुछ अलग हट करके कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा कहीं आपको मिल नहीं रहा होगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे परीक्षा में। आप यूपी के किसी भी जिले के हैं, किसी भी न किसी सेट में यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। इसलिए आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक थोड़ा सा आप दबा करके करिए, क्योंकि लाइक में आप थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, न रुपया न पैसा न धन न दौलत, बस एक छोटा सा क्लिक क्या करना है, लाइक वाला बटन दबा देना है। उसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान दें, ठीक है ना। लाइक पर आप विशेष ध्यान दें और शेयर भी ज्यादा करें। कमेंट भी लिखें तो अच्छा रहेगा, कैसा वीडियो है कैसा नहीं। आप कुछ भी नहीं लिख रहे, एकदम बिल्कुल शून्य है, अच्छा नहीं लगता है ना। कुछ तो लिखे सर बहुत खराब है, यही लिख दे बहुत खराब है, तभी हमको लगेगा चलो भाई कुछ हमें और अच्छा करना चाहिए, और अच्छा लग रहा है तो भाई बताइए अच्छा है। या जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न का जवाब भी आप दीजिए, ताकि कम से कम वो प्रश्न एक तैयार हो जाएगा अगर आप उसका उत्तर नहीं मालूम होगा तो। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल
विज्ञान कोश एजुकेशन के नाम से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत सारे पीडीएफ भी पहले से भी है और जो भी पीडीएफ का आवश्यकता पड़ती है उसको अपलोड कर दिया जाता है। जो लगता है कि हाँ वहां से आपको यहाँ नोट्स बनाना जरूरी है उसको डाल दिया जाता है टेलीग्राम पे। तो ये काम आप कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल की रचना है, रीतिकाल की रचना कौन सी है आपको ये बताना है, ठीक है। अब रीतिकाल की रचना कौन सी है आप बताइए। क्या रामचरितमानस है या प्रिय प्रवास है या प्रेम माधुरी है या रामचंद्रिका है? आप बताइए, फटाफट बताइए इसका उत्तर। तो आप जानते हैं रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है और तुलसीदास जाहिर सी बात रीतकाल के नहीं है, भक्ति काल के हैं, अर्थात ये नहीं है। प्रिय प्रवास की बात अगर हम करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। ये किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के हैं, अर्थात ये भी नहीं है। प्रेम माधुरी की बात अगर हम करें तो आपके हरिश्चंद्र जी की रचना है, बात में हरिश्चंद्र जी का, और ये किस युग के हैं? तो भारतेंदु युग के हैं। अब बच क्या रहा है? रामचंद्रिका। तो अब कुछ बताने का आवश्यकता नहीं है, वही आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यानी कि रामचंद्रिका जो है रीतिकाल की रचना है। किसकी है यह भी जान लीजिए, केशवदास की है। मैं सभी विकल्पों पर चर्चा, थोड़ा वीडियो भले लंबा हो जा रहा है, आप लोग भले ही नहीं देख रहे हैं, देख इसलिए नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि लेकिन जो देख रहे हैं ना वो मैं उनको दावा कर सकता हूँ कि परीक्षा में बहुत बेहतर स्कोर खड़ा करेंगे। और आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से क्या मिल रहा है, आसानी से मिल जा रहा है। पेड कोर्स मैं नहीं दे रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि फ्री मिल जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि बहुत आसान है। ये 10-20 मॉडल पेपर का क्वेश्चन तैयार करवाने में आप सोच सकते हैं कि हमको कितना मेहनत करना पड़ा होगा। और किस लिए? केवल सिर्फ आपके लिए। मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ ना, रुपया पैसा कुछ तो मांग नहीं रहा हूँ। तो इतना सा आप केवल पूरा वीडियो अगर आप देख लें तभी बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन आप तो ऐसा कर नहीं रहे हैं। तो आप जानिए आपका काम जाने, बस मेरा काम जो हमारे बच्चे जो कमेंट करके कह रहे हैं सर आप थोड़ा सा ये इसका IMCQ का आप जो है कि ये क्वेश्चन पेपर डालिए, MCQ हमारा तैयार करवा दीजिए, तो इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और पूरा परीक्षा के पहले पूरा मैं फास्ट रिविजन करा करके सारा का सारा कोर्स मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरा गद्य हो, काव्य हो, संस्कृत हो, व्याकरण हो, MCQ सब का सब टोटल हम करा दे रहे हैं। और इसका बहुत सारा वीडियो चैनल पर अपलोड भी है, अभी लेटेस्ट वीडियो, आप इसको देख लीजिए। और पूरा कोर्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां आपके प्लेलिस्ट से गद्य का, काव्य का, संस्कृत का, व्याकरण का पूरा पाठ वाइज जो उसका व्याख्या प्रश्नोत्तर सब कुछ वहां आपको मिलेगा। आपको कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। चलिए आइए प्रश्न नंबर हम लोग 7 पे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। क्या है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष? क्या है? यहाँ से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो मैं आपका पूरा डिटेल बता देना चाहता हूँ यहाँ से, अगर आपको नहीं जानकारी है तो। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। क्या है? 43। और इसके तार सप्तक के संपादक कौन रहे हैं? ठीक है ना, अज्ञेय रहे हैं। ठीक है ना। तीन तार सप्तक हुए हैं। कितने तार सप्तक हुए हैं? 3 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है। 3 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है। कब कब? अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या पता कहीं ये आपका तार सप्तक पूछा है कि इसके बाद पूछ दे कि दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, फिर तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। चौथा तो नहीं पूछता, लेकिन मैं आपको चौथा ही बता देना चाहता हूँ। 3 तो महत्वपूर्ण है, लेकिन एक और हुआ था, 4 हुआ था, जो जल्दी सब लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब देखिए क्या क्या है। तो आपका जो है तार सप्तक का जो प्रकाशन है 1943 में हुआ था। ठीक है ना। और इसके संपादक कौन थे? अज्ञेय जी थे। इसमें 7 प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं को लेकर के इसका संपादन का कार्य अज्ञेय जी ने संभाला। फिर उसके बाद से 1951 में, कब? 1951 में दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक है ना। और फिर 1959 में, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बन सकता है, 1959 में तीसरे काव्य सप्तक का मतलब तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक है ना, तीसरा तार सप्तक। और तीनों के संपादक अज्ञेय रहे। अब मैं आपको बताऊं कि चौथा तार सप्तक का भी प्रकाशन हुआ था। हाँ हुआ था 1979 में। ठीक है ना। ये चौथा तार सप्तक का प्रकाशन
हुआ था। किसका? चौथा तारसप्तक। तो आपका ये तो चौथा जल्दी नहीं पूछता है, क्योंकि थोड़ा सा डीपली जब तारसप्तक के बारे में जब अध्ययन करेंगे तब ये पता चले। लेकिन 3 तो महत्वपूर्ण है, 1943, 1951 और 1959। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8, लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है? आपको ये बताना है लोकायतन के रचनाकार कौन है। क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं? क्या जयशंकर प्रसाद हैं? क्या सुमित्रानंदन पंत हैं? क्या महादेवी वर्मा है? आपको ये बताना है। तो आपको इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि लोकायतन पर कोई पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था? आपको ये बताना है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके दीजिएगा। अगर पता होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, सर नहीं पता आप बता दीजिए। ठीक है ना। इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था लोकायतन पर, आपको ये बताना है। ठीक, चलिए आइए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? बहुरी अकेला, ये बहुत शानदार ये कविता है, काव्य संग्रह कविता है। ये किसकी रचना आपको ये बताना है। ये अशोक वाजपेयी का है, या केदारनाथ सिंह का है, या गजानन मानव मुक्तिबोध का है, या फिर नरेंद्र शर्मा का है? किसका है आपको ये बताना है। ठीक है ना। फटाफट उत्तर दीजिए ताकि आपका समय बर्बाद न हो। मैं चाहता हूं कि कम ही समय में आपका ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कवर किया जा सके। तो देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। ठीक है ना। बहुरी अकेला ये काव्य संग्रह है, और ये अशोक वाजपेयी की ये कविता है। काव्य संग्रह नहीं, कविता कह सकते हैं, ये इनकी कविता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीतकाल किस समयावधि में माना जाता है? मतलब रीतकाल का समय आपको बताना है कि रीतकाल का समय क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। क्या 1616 है, क्या 1818 है, क्या 1643 है, या 1632 है? 1616 से लेकर 1632 है। मतलब 1600 से 1616, 1818, 1643 से 1843, या 1616 से 1632, इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन सही है? तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये सन 1643 से 1843 तक रीतकाल का समय माना जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हास्य रस, अब यहाँ से आपका व्याकरण शुरू होता है। ठीक है ना। इसके पहले वीडियो में जिक्र किया था, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही रस हैं। कोर्स में आपके सिर्फ कितने रस हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 रस हैं। कौन कौन? एक है हास्य और एक है करुण। जब भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा, या तो हास्य रस से संबंधित होगा या तो करुण रस से संबंधित होगा। बाकी जो 7 रस और है मुख्य रस, इसमें से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये जान लीजिए। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा हास्य करुण पूछा जाएगा। इसलिए आपके सिलेबस में जो है इसको रट्टा मार लीजिए कि हास्य रस का लक्षण क्या है, उसका उदाहरण किस तरह से हम पकड़ सकते हैं, उदाहरण आज हम कैसे समझेंगे कि कौन सा रस है, इसका स्थायी भाव क्या है, ये सब सारी चीजें आप जान लीजिए। ठीक है ना। तो हास्य रस का स्थायी, जैसे हास्य माने हंसना, तो इसका स्थायी भाव हास माने वही हंसी है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ठीक है ना। बस इसके आगे आपको कुछ नहीं जानना है। और हास्य रस के बारे में आप उसका डिटेल, जो बहुत सारे एग्जाम्पल तो बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल पर तो चर्चा नहीं किया जा सकता है। 50 या 60 एग्जाम्पल से ज्यादा हो सकते हैं हास्य रस के, तो कौन सा पूछा जाएगा ये तो गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कहीं भी हास्य में किसी भी एग्जाम्पल में हंसी की बात हो, बेहंसी की बात हो, बेहसन हो, या हंसने का जहां भी कहीं कोई शब्द हो, बस समझ लीजिएगा इसमें हास्य रस ही है। या अगर करुण रस की बात आती है तो शोक हो, दुख हो, करुणा का भाव हो, कहीं हा या हाय करके विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, तो आप समझ लीजिएगा ये करुण रस है। यहाँ बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। यही मैं ट्रिक आपको बताना चाहिए। वीडियो थोड़ा भले लंबा हो जाए बेटा, लेकिन आप जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिए, तभी आपको, क्योंकि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा ढूंढन गया रहा किनारे बैठ। जो डूबेगा वही मोती पाएगा, छोड़कर भागेंगे तो आप जानिए आपका काम जानेगा। आगे देखिए 12वां,
जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, आपको ये बताना है। ठीक, क्या रूपक अलंकार है, क्या उपमा अलंकार है, क्या उत्प्रेक्षा है, क्या अनुप्रास है, आपको बताना है। अब यहाँ एक चीज और आपको बता, आपके कोर्स में केवल 3 अलंकार है, उपमा, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। इसके बाहर कोई अलंकार नहीं पूछा जाएगा। उपमा का परिभाषा बढ़िया से तैयार कर लेंगे। मेरे चैनल के व्याकरण की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां सारा कुछ पढ़ाया गया है, चाहे वहां से आप देख सकते हैं, चाहे अपने किताब से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन तैयारी बढ़िया करिए। रूपक अलंकार का भी आप तैयारी कर लीजिए अपने बुक से, चाहे जहां से भी आपको मिल जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार का 3 आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके बाहर अलंकार से एक प्रश्न यहाँ से हर साल आएगा, पक्का है। हर साल हर सेट में, सेट का मतलब जो भी आपका ये जैसे ये डीएफ का जो मैं कोड बताया, डीएफ का कोड है, इसी जिस भी कोड उत्तर प्रदेश का जो भी कोड छपेगा, उस कोड में आपका एक प्रश्न रस का रहेगा, एक प्रश्न आपका अलंकार का रहेगा, एक प्रश्न तो छंद का रहेगा। 3 प्रश्न हर एक सेट में रहेगा। और ये लिमिटेड कोर्स है, 2 रस पढ़ना है, 2 छंद पढ़ना है और 3 मात्र अलंकार पढ़ना है। यहीं से आपके 3 नंबर के प्रश्न एकदम क्लियर हैं, क्लियर हैं, क्लियर हैं, आएंगे आएंगे आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। अब जब पेपर आएगा, आप उत्तर प्रदेश किसी भी जिले में आप हैं, अगर इसमें प्रश्न नहीं आए तो आप हमसे प्रश्न करिएगा, सर आप जो बोल रहे थे आप सही नहीं बोल रहे थे, क्योंकि अनुभव बोलता है बेटा। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ क्या, उपमा में कुछ वाचक देखिए, यहाँ साफ साफ यही है, जहां उपमेय की किसी उपमान वस्तु से गुण धर्म के आधार समानता प्रकट किया जाए। क्या प्रकट किया जाए? समानता। तो वहां क्या होता है? उपमा अलंकार ही होता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और उपमा अलंकार कुछ वाचक शब्द होते हैं, सा, सम, सरिस, पिछले वीडियो में मैं आपको बताए थे, सा, सम, सरिस, जैसा, जस, ऐसा कुछ प्रश्न ये शब्द आता है। रूपक में अभेद वर्णन, उपमान और उपमेय में अभेद वर्णन किया जाता है, ये रूपक का लक्षण हो जाएगा। उत्प्रेक्षा की बात करें तो संभावना व्यक्त किया जाता है, इसमें कुछ वाचक शब्द हैं, मनु, मानहु, जनु, जानहु, ऐसा ऐसा शब्द आते हैं, मनु, मानहु, जनु, जानहु। ठीक है ना। संभावना व्यक्त करने वाले शब्द आते हैं, इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। और इसी तीनों में से हर एक सेट में एक प्रश्न जरूर रहेगा, चाहे वो परिभाषा रहे, चाहे आपका उदाहरण देकर के पूछे कौन सा इसमें अलंकार है। ठीक है ना। इसी तरह घुमा फिरा करके प्रश्न पूछता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका सॉलिड है। प्रश्न नंबर 13 है, यहाँ से भी प्रश्न आपका एकदम बिल्कुल सॉलिड है, 100% आना ही आना है और हर सेट में आना है। मैं ये बोल रहा हूँ, हर एक सेट में आना है, किसी सेट को छोड़ा नहीं जाएगा। हर सेट में अलंकार, हर सेट में छंद और हर सेट में रस पूछे जाएंगे। और आपके कोर्स में केवल 2 ही रस है, 2 ही छंद है। क्या? एक रोला है और एक क्या है? सोरठा है। दोनों का लक्षण, परिभाषा, उदाहरण बढ़िया से तैयार कर लीजिए, चाहे मेरे चैनल से तैयार कर लीजिए, चाहे कहीं से तैयार करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कहीं से तैयार करिए, लेकिन दोनों बेटा आप तैयार करिएगा। इसमें से एक प्रश्न आना ही आना, हर सेट में आएगा, कोई सेट नहीं छोड़ा जाएगा, हर सेट में यहाँ से प्रश्न आएगा। तो देखिए, रोला छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होता है। 11 और 13 पर क्या होता है? यति होता है, ये इसका मुख्य लक्षण होता है। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में, पहला चरण कहिए और धन तीसरा चरण कहिए, इसमें 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे चरण में और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। ये इसके मुख्य लक्षण है। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। क्या है? सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। और ये क्या है? सममात्रिक छंद है। रोला क्या है? सममात्रिक छंद है। इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा बेटा, इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। बस या तो लक्षण पूछा जाएगा, या तो सममात्रिक या विषममात्रिक से प्रश्न पूछा जाएगा, या एक एग्जाम्पल देकर के पूछा जाएगा इसमें से कौन सा छंद है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप लक्षण मालूम है
तो आप मात्रा गणना करके निकाल सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद बन रहा है। ठीक है ना, बस आगे बढ़िए। उसके बाद एक प्रश्न आपका उपसर्ग से आना या ना, उपसर्ग बहुत आसान है पकड़ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊं सब आप इसमें जानते हैं, कहीं कुछ भी इसमें कुछ पढ़ाने वाला कोई चीज है ही नहीं है। आप सीधे शब्द को पकड़िए और देखिए इसमें उससे पहले शब्द से मिलता जुलता कोई शब्द है कि नहीं है, अगर है तो सही है। मान लीजिए अनुग्रह, इसमें पूछ रहा है कौन सा उपसर्ग है, तो आप एक शब्द देख रहे हैं अनु है और एक शब्द देख रहे हैं ग्रह है, सीधा सीधा दिख रहा है कि अनु इसमें उपसर्ग है, काम खत्म। इसी तरह से उपसर्ग आपका आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आपको यहाँ अलग से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना। उसका से एक प्रश्न आएगा आपका प्रत्यय से, हर एक सेट में आएगा, एक उपसर्ग एक प्रत्यय जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ से आप इसका कोई प्रश्न गलत आप न करें, इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय को बढ़िया से तैयार कर लेंगे, या तो मेरे चैनल से तैयार करिए चाहे बुक से तैयार करिए, आपकी मर्जी। अब यहाँ पूछ रहा है आई प्रत्यय, बहुत आसान है, किसमें आई दिखाई दे रहा है तो साफ साफ लिख रहा है कि महानता में है या नहीं है, लघुता में है या नहीं है, बचपन में है या नहीं, फिर है कहाँ भैया, तो लिखाई में है, तो लिखाई में आई प्रत्यय है, काम खत्म। एक प्रत्यय पूछा जाएगा प्रश्न, एक उपसर्ग पूछा जाएगा। उसके बाद एक समास से पूछा जाएगा, समास में क्या कर रहा है, पंचवटी में कौन सा समास है। समास पर बहुत सारा वीडियो अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं, सभी समासों के बारे में बढ़िया से बताया गया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है, तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और एक समूह का बोध कराता है, दो लक्षण, एक संख्यावाची हो और एक ग्रुप का समूह का बोध कराता हो, और सीधे क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। यही आपका उत्तर है, काम खत्म। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य का योग होता है, माने एक शब्द विशेष्य होता है और एक शब्द विशेषण होता है, विशेष विशेषण होता है या विशेषण विशेष कहिए। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व में, और शब्द का लोप होता है और शब्द छिपा रहता है, जैसे माता पिता भाई बहन, बीच में डैश रहता है, माता पिता भाई बहन हानि लाभ दिन रात, समझ विग्रह क्या है, माता और पिता भाई और बहन दिन और रात। कर्मधारय समास का एग्जाम्पल क्या है, राजपुत्र वो क्या नाम है, नील कमल, नीला कमल, श्वेत कमल, सफेद कमल। ठीक है ना। तो इस तरह से विशेषण और विशेष आता है। फिर तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति यानी कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक का चिन्ह छिपा रहता है, जिसे राजपुत्र राजा का पुत्र, जलमग्न जल में मग्न। तो इस तरह से ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो समास का वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं। तैयारी बढ़िया से करें, समास से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। एक प्रश्न तत्सम तद्भव से आता है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कहीं कुछ नया हट करके कुछ है ही नहीं। सूरज का पूछ रहा है तत्सम क्या है, साफ साफ आपको दिख रहा है, इसमें कहीं कुछ समझने बूझने की बात ही नहीं है। दिनकर इसका पर्यायवाची है, तत्सम नहीं है। सूर्य तो है ही नहीं, ये भी गलत है। प्रकाश तो हो ही नहीं सकता है, तो बच क्या रहा है, केवल सूर्य, यानी यही आपका उत्तर हो जाएगा। सूरज का तत्सम क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। ठीक है ना। एक प्रश्न संधि से बनेगा, संधि का सारा वीडियो अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना। एक प्रश्न क्या से बनेगा, संधि से बनेगा। इसमें पूछा जा रहा है कि स्वागतम में कौन सी संधि है, तो देखिए, तो स्वागतम जो है यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। यड़ संधि का पूरा बढ़िया से तैयारी कर ली। यड़ संधि से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा अलग हट करके है, आप और आपकी भाषा में कहें तो थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है ना, इसलिए यड़ संधि को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, नहीं मिलेगा तो कह दीजिएगा, वीडियो आपको डाल देंगे। लेकिन कमेंट करेंगे तो, जब कमेंट करेंगे सर यड़ संधि का एक बहुत शानदार तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल देकर थोड़ा पढ़ा देते, हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, सुधन आगतम, स्वागतम होगा। अब जब इसके लक्षण पर जाएंगे तो पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा, यानी कैसे ये बदल रहा है, किस कौन कौन से नियम है, ये सब चीजें अगर बताएंगे यहाँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वैसे ही जो है कि 29 मिनट का हो गया है और आप में से बहुत सारे लोग भाग भी चुके होंगे। चलिए ठीक है, भागिए, कोई बात नहीं है। प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन। विभक्ति और वचन जो आपके बुक में है, आप उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। शब्द रूप तैयार कर लीजिएगा, धातु रूप भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो फलात शब्द आपका क्या है,
फलात शब्द में विभक्ति और वचन जो पूछ रहा है तो आपका है पंचमी विभक्ति और एक वचन है, माने फलात जो से अलग होने के अर्थ में आता है, फल से अलग होने के अर्थ में, ठीक है ना, और एक वचन का शब्द है। अब पूछ रहा है हंसति शब्द, हंसति शब्द का क्या आपको बताना है, पुरुष और वचन बताना है। तो अब हंसति का पुरुष और वचन क्या होगा आप बताइए चारों विकल्प में से, क्या मध्यम पुरुष द्विवचन है, या उत्तम पुरुष एक वचन है, या प्रथम पुरुष बहुवचन है, या उत्तम पुरुष बहुवचन है। बहुत आसान है, अगर आपको शब्द रूप याद है तो पकड़ना आसान है। हंसति हंसता हंसन्ति, तो हंसति आपका पुरुष भी पता चल जा रहा है कि प्रथम पुरुष है, और पहला ही है एक वचन का है तो एक वचन हो जाएगा, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन का ही है ये। तो इस तरह से और भी हम इसी तरह बहुत सारा वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे, और आप मस्त रहें, खुश रहें, आनंद से पढ़ते रहें और मेरे साथ बने रहें। परीक्षा के लास्ट तक सारे कोर्स को कवर कर लिया जाएगा। आप अब तक बने हैं तो आप महान हैं, आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।